ताम्र हानियां। किसी ट्रांसफार्मर में लोड घटाने से कौन सी हानियां घटेगी? भैया ताम्र हानियां घटेगी। ताम्र हानियों का मान किस पर निर्भर करता है? धारा पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाने से उसकी वाइंडिंग में बहने वाली धारा बढ़ेगी, भैया लोड बढ़ाने से धारा भी बढ़ेगी। तो प्यारे मित्रों, एक डायग्राम से हमारे सामने जो चीजें आने वाली थी वो बिल्कुल सिंपल हो गई, हमें रटने की बिल्कुल आवश्यकता ना पड़ी। आगे बढ़े, आपने कहा सर ये जो बीच वाला भाग है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्यारे मित्रों कोर। क्या कहेंगे? इसे कोर कहेंगे। तो देखो इतना इजीली हम लोग डिस्कशन करना है। कोर के अंदर जो हानियां हमारे सामने हो रही है इन्हें बोलेंगे आयरन हानियां। क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों? आयरन हानियां। इसे बोलेंगे लोह हानियां। क्या बोलेंगे? लोह हानियां। और ये जो हानियां होती है ये किस पर निर्भर कर रही है? वोल्टेज पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? वोल्टेज पर निर्भर कर रही है। तो एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कोर में होने वाली जो हानियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन हानियां या लोह हानियां। वो किस पर निर्भर कर रही है? वोल्टेज पर। लेकिन इनका मान क्या लोड पर निर्भर कर रहा है? क्या नहीं कर रहा? क्योंकि लोड पर तो कौन निर्भर कर रही है? धारा निर्भर कर रही है। धारा का पूरा समावेश, धारा का पूरी की पूरी निर्भरता किस पर है? लोड पर। वोल्टेज लोड पर निर्भर नहीं कर रही, यानी कि इन्हें बोलेंगे नो लोड हानियां। समझ में आ गया आपको? कितनी छोटी सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोर में कौन कौन सी हानियां होती है, आप बोलोगे सर कोर में होने वाली हानियों को बोलते हैं आयरन हानियां, यानी कि इन्हें बोलते हैं लोह हानियां। और एक और नाम है नो लोड हानियां, क्योंकि लोड पर इनका मान निर्भर ही नहीं करता। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर और क्या प्रश्न बन सकता है? प्यारे मित्रों एक छोटी सी बात याद रखनी है, आयरन हानियों को ही आगे जाकर के दो भागों में बांट दिया गया और एक को बोल दिया आपने हिस्टेरेसिस हानि और एक को बोल दिया भंवरधारा हानि। छोटी सी बात याद रखनी है, एक को बोलेंगे हम लोग हिस्टेरेसिस यानी कि शैथिल्य हानियां और दूसरी को बोलेंगे हम लोग भंवरधारा यानी कि एडी करंट हानियां। भंवरधारा हानियां बोलेंगे और एक को बोलेंगे हिस्टेरेसिस हानियां। उनके बारे में आगे डिस्कशन करवाने वाला हूं आपको। तो पहले तो आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो भाग हैं, एक वाइंडिंग एक कोर। कोर में होने वाली हानियों को क्या बोलेंगे? आयरन हानियां यानी कि लो हानियां। लो हानियां किस पर निर्भर कर रही है? वोल्टेज पर निर्भर कर रही है और वोल्टेज पर निर्भर होने के कारण धारा पर तो निर्भर नहीं कर रही, इसी कारण से इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नो लोड हानियां, यानी कि लोड बढ़ाने से इनमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी हानियां लोड बढ़ाने से परिवर्तित नहीं होती तो क्या बताओगे आप लोग? लोह हानियां, आयरन हानियां यानी कि नो लोड हानियां। यह दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। कौन सी हानियों का मान लोड के हिसाब से बदलता रहता है? उनका नाम है ताम्र हानियां या कॉपर हानियां। तो प्यारे बच्चों ये दिमाग में एकदम क्लियर हो गया आपको, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए और आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आगे और भी चीजें हैं हमारे सामने जिनको हम लोग बिल्कुल आसानी से डिस्कशन करेंगे, आसान रहेगा आपके लिए और बिल्कुल इजीली हम लोग इसको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे मित्रों हम लोग वापस आते हैं अपनी चीज पर और बिल्कुल इजीली इसको डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। रिमूव करता हूं मैं इसको और आगे और बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले। तो प्यारे मित्रों आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग में कौन कौन सी हानियां होती है और उनका महत्व कहां होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो प्यारे मित्रों हमने ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली हानियों के बारे में जानकारी ली, लेकिन क्या परिवर्तन आता है? देखो एक छोटी सी बात याद रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आता है आपके लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रांसफार्मर में लोह हानियां 400 वाट व ताम्र हानियां 1600 वाट है। यदि लोड को आधा कर दिया जाए, लोड को
आधा कर दिया जाए तो लौह व ताम्र हानियों का मान बताइए। तो प्यारे मित्रों, आप आगे बढ़े। आपने कहा सर ये प्रश्न आपके सामने एग्जाम में दे दिया गया। आपसे पूछा गया ट्रांसफार्मर में लौह हानियां 400 वाट है। कितनी वाट है? 400 वाट। और ताम्र हानियां कितनी है? 1600 वाट है। यदि लोड को आधा कर दिया जाए तो बताओ लौह हानियां कितनी होगी और ताम्र हानियां कितनी होगी? 1 सेकंड का सवाल है प्यारे मित्रों। अगर मैं आपसे पूछूं कि लौह हानियां बताइए, मैंने आपको बताया था लौह हानियां निकालनी है आपको, तो याद रखना लौह हानियां किस पर निर्भर नहीं करती? लोड पर निर्भर नहीं करती। तो जो मान आपके सामने लौह हानियों का है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, 400 वाट। ठीक है। लेकिन अगर आपको ताम्र हानियां ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो प्यारे मित्रों, ताम्र हानियां ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, और वो सूत्र कहां से बना? आई स्क्वायर आर हानियां। मैंने बोला था ना आपको, आई स्क्वायर आर हानियां को बोलते हैं, कौन सी हानियां बोलते हैं? ताम्र हानियां बोलते हैं। तो एक बात आपके दिमाग में रखनी है, यह सूत्र कैसे बनेगा? आप कुछ मत करिएगा, धारा के कारण ही लोड बदल रहा है ना, तो धारा की जगह क्या लिख दो? लोड। धारा का स्क्वायर था तो लोड का स्क्वायर इनटू दी गई ताम्र हानियां, पहले जो दी गई है, यानी कि दी गई ताम्र हानियां। प्यारे मित्रों, क्या बात समझ में आ गई क्या आपको? अब आपको लगा देना है सूत्र और मान रख देना है। लोड कितना कर दिया आपने? देखो प्यारे मित्रों, एक छोटी सी बात, लोड क्या कर दिया आपने? आधा कर दिया। आधे को जानते हो क्या बोलते हैं? 1/2। तो लोड की जगह क्या रख दिया आपने? 1/2 का स्क्वायर इनटू दी गई ताम्र हानियां। ताम्र हानियां कितनी दी गई है? 1600 वाट। तो प्यारे मित्रों, कितना इजीली निकल के आया? 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है, याद रखना, 1/2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे ना, कितना आएगा? 1/4 इनटू कितनी की दी गई है? 1600। तो 1600 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 चौक 16। कितना उत्तर आया आपका? 400 वाट। यानी कि एक छोटी सी बात आपके दिमाग में रखनी है आपको, ताम्र हानियां किस सूत्र से निकाली है आपने? लोड का स्क्वायर इनटू दी गई ताम्र हानियां। वहां से लोड कितना कर दिया गया था प्रश्न में? आधा कर दिया गया। तो 1/2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 1/4 इनटू दी गई कितनी है? 1600। 1600 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना उत्तर आया आपका? 400 वाट। तो आपको यह न्यूमेरिकल कितना आसानी से आप लोगों ने हल कर दिया। इसी आधार पर आगे बढ़ने वाले सवालों को आप लोग हल कर सकते हो। प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न यहां से ये पूछ लूं, ये तो एक न्यूमेरिकल है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको याद रखना है प्यारे मित्रों। आप लोग कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, डिप्लोमा लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या बीटेक लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या आईटीआई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, यहां से सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको इस फॉर्मूला बेसिस पर बनने वाले आसान सवालों को आसानी से डिस्कशन करना है। प्यारे मित्रों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने कहा सर ट्रांसफार्मर की दक्षता कब अधिकतम हो सकती है? प्यारे मित्रों, अगर ट्रांसफार्मर की हानियों के आधार पर दक्षता निकालनी है, किसके आधार पर? किसके आधार पर निकालनी है? हानियों के आधार पर। तो याद रखना, इसे एक सूत्र से दर्शाया जाएगा। ऊपर आएगी आपकी आयरन हानि। कौन सी हानियां? आयरन। नीचे कौन सी हानि आएगी? कॉपर। इनटू क्या कर देंगे? 100%। तो एक छोटी सी बात याद रखनी है, ऊपर कौन सी हानि आएगी? आपकी आयरन हानियां। नीचे कौन सी हानि आएगी? कॉपर हानियां इनटू 100। पहले वाले प्रश्न को ही उठाते हैं, उसमें क्या दिया गया था आपके लिए, मुझे बताइएगा। लो हानियां कितनी दी गई थी आपके सामने? यानी कि पी आयरन हानियां कितनी थी? 400 वाट। पी कॉपर हानियां कितनी थी प्यारे मित्रों? आपके सामने 1600 वाट। अगर उसी प्रश्न के आधार पर मुझे दक्षता निकालने के लिए पूछा जाए तो कैसे निकालूंगा? सूत्र में रख देंगे डायरेक्टली। आयरन हानियों का मान कितना है आपके सामने? 400 वाट। कॉपर हानियों का मान कितना है आपके सामने? 1600 वाट। वर्गमूल लेंगे, इनटू किससे गुणा करेंगे? 100 से।
2 बिंदी से 2 बिंदी, 4 से 4 बार कट गया। 1/4 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/4 को बाहर लेंगे वर्गमूल से तो कितना रहेगा? 1/2 इंटू क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, कितना आएगा? 50%। यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हो जाएगी? 50% रहेगी। तो इस प्रकार के आधार पर आप लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता भी ज्ञात कर सकते हो। किसके आधार पर? ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों के आधार पर। तो प्यारे मित्रों, हानियों के आधार पर हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल इजीली आप लोग डिस्कशन करना है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना है रेगुलर। और कोई भी समस्याएं आपके बीच में है तो उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, मेरा नंबर आपके पास में है, बिल्कुल इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम्स को निकालना है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन बेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करना है और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन और आ सकता है यहां से, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कब अधिकतम होगी? प्यारे मित्रों, ट्रांसफार्मर की दक्षता तब अधिकतम हो सकती है जब दोनों हानियों का मान इसमें क्या रहे? बराबर रहे। यानी कि आयरन हानियां और ताम्र हानियां, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लोह हानियां, ये लोह हानियां हैं आपके सामने, और ताम्र हानियां दोनों का मान बराबर हो जाए तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। आप कहोगे सर मैं तो नहीं मान सकता कि 100% दक्षता हो सकती है, तो कभी भी इन हानियों का मान भी बराबर नहीं हो सकता। किसी भी मशीन की दक्षता अगर 100% नहीं हो सकती तो इन हानियों का मान भी कभी भी समान नहीं हो सकता। एक तो नो लोड हानि, यानी कि लोड के बिना हानि, और एक लोड के आधार पर हानि, क्या कभी बराबर हो सकती है क्या? तो इसी कारण से जब दोनों हानियां बराबर ही नहीं हो सकती तो हमारी ट्रांसफार्मर की दक्षता भी 100% नहीं हो सकती। कई बच्चे कहेंगे सर मैं तो मना ही मानूंगा। तो बेटा नहीं मानोगे तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, जो पहले वाला सूत्र है उसी के आधार पर इसका मान रख देते हैं। मैंने आपको बोला कि किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालनी है किसके आधार पर? हानियों के आधार पर। तो मैं बोलता हूं कि आयरन हानियां कहां आती है? ऊपर। कॉपर हानियां कहां आती है? नीचे। इंटू क्या करते हो आप लोग? 100% करते हो। आप मुझे बताओ दोनों का मान क्या है? समान है। तो कॉपर हानियों की जगह आयरन हानियां लिख सकता हूं क्या? देखो PCU की जगह PI लिख सकता हूं क्या? तो मैंने वही किया। मैंने क्या किया? देखो नीचे की साइड में मैंने क्या किया? P आयरन ऊपर का ऊपर था, इसकी वैल्यू दूसरे वाले के बराबर है तो उसका मान रख दिया PI इंटू 100। क्या दोनों राशियां बराबर है? क्या समान रूप से कट जाएगी? कटते क्या आएगा? 100 है ना, तो 100 का क्या आ जाएगा? 100%। तो आपका उत्तर कितना आया? 100%। कितना इजी है। लेकिन कभी भी इन हानियों का मान बराबर नहीं होगा। अगर इनका मान बराबर हो गया तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हो जाएगी? 100%। यानी कि आपको यह बात दिमाग में रखनी है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कब अधिकतम होगी? जब लोह हानियां व ताम्र हानियां दोनों का मान क्या रहेगा प्यारे बच्चों? बराबर रहेगा। तभी जाकर के ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी? 100% होगी। तो आज हम लोगों ने इसमें डिस्कशन जो किया वो पढ़ा, ट्रांसफार्मर में जो हानियां हुई वो कौन कौन सी थी, ट्रांसफार्मर में इन हानियों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता हानियों के आधार पर कैसे निकालते हैं, इनके बारे में आज की क्लास को हम लोगों ने डिस्कशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी प्यारे बच्चों, जिसके बारे में आप लोगों ने डिस्कशन किया। आगे हम लोग और भी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन हानियों को किस परीक्षण के आधार पर ज्ञात करते हैं, किन के आधार पर इन ट्रांसफार्मर की हानियों को ज्ञात किया जाएगा, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे मित्रों, हम लोग वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ट्रांसफार्मर में नो लोड हानियां, देखो बेटा कितनी इजीली हम लोगों को डिस्कशन करना है। ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्कुल इजीली हम लोगों को डिस्कशन करना है। ट्रांसफार्मर में नो लोड हानियां कोर हानियां कहलाती है। इन्हें नो लोड हानियां या आयरन हानियां भी कहते हैं। जो मैंने चीज बताई वही चीज है। लोड बढ़ाने पर लो हानियों का मान नहीं बदलता, बताया था ना मैंने आपको। कितना इजीली डिस्कशन करना है कि लोड बढ़ाने से कौन सी हानियों का मान नहीं बदलता? लो हानियों का मान। लोड बढ़ाने पर ताम्र हानियां बढ़ जाती है। कौन सी हानियां बढ़ जाती है लोड बढ़ाने से? ताम्र हानियां बढ़ जाती है। आपसे सवाल पूछा जाए एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी, मैंने बताया था ना आपको कब होगी? जब कॉपर हानियां और लो हानियों का मान क्या होगा प्यारे बच्चों?
बराबर होगा। तो आपके दिमाग में आ गया ना, P कॉपर हानियां व लो हानियों का मान बराबर होगा तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, अधिकतम। अधिकतम का मतलब कितना होता है, 100%। वैसे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है आपको पता है ना, 95 से 98%। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता आ जाए तो 98%, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता आ जाए तो 100%, पर आदर्श ट्रांसफार्मर का निर्माण नहीं कर सकते। तो आपको सामने जो भी प्रश्न आया है उसका बिल्कुल इजीली हमको डिस्कशन करना है, कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आसान तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो चीजों को समझना आसान हो जाएगा। प्यारे मित्रों आगे बढ़ेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे इन चीजों के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा, बहुत जरूरी था हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के टेस्ट मैंने कहा था ना आपको। प्यारे मित्रों ट्रांसफार्मर में हानियों को ज्ञात कर लिया, उनके सूत्र निकाल लिए, उनके आधार पर दक्षता देख ली, लेकिन इनको ज्ञात करने के लिए टेस्ट कौन कौन से करेंगे। तो प्यारे मित्रों एक बात याद रखनी है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानियां है, नो लोड हानियां व लोड हानियां, इनको ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट करते हैं। एक तो होता है ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत आसान रहेगा। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से इसे डिस्कशन करना है। प्यारे मित्रों हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानियां हैं उनको निकालने के लिए जो पहला टेस्ट किया जाता है। पहली बात तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, नो लोड टेस्ट, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट भी इसे कहते हैं। इसमें लोड नहीं लगाते, लोड नहीं लगाते हैं तो जो वाइंडिंग लोड से जुड़ी हुई होगी उसको खोल देंगे, ओपन कर देंगे। तो इस बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे मित्रों एक बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, पहली बात तो कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है। पहली बात तो लोह हानियां, आयरन हानियां या नो लोड हानियों के मान को ज्ञात करने के लिए। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर ट्रांसफार्मर में नो लोड धारा का मान फुल लोड धारा का कितना प्रतिशत होता है, 2 से 5% तक होता है। और यही सवाल अगर इंडक्शन मोटर के लिए आ जाता तो आपका जवाब होता 30 से 50% होता है। तो देखो मोटर में कितना अंतर आ गया, मोटर में हो जाता है 30 से 50% और हमारा ट्रांसफार्मर में है उसमें नो लोड धारा का मान कितना है, फुल लोड धारा का 2 से 5%। तो एक दिमाग में एक सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में आया। इंडक्शन मोटर का सवाल आ जाए तो 30 से 50 लगाना है, ट्रांसफार्मर आ जाए नो लोड धारा का मान पूछा जाए दोनों के लिए तो आपको उत्तर लगाना है 2 से 5%। आगे बढ़े, आपने कहा सर ओपन सर्किट टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, नो लोड हानियों का मान ज्ञात करने के लिए। आप आगे बढ़े, ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर इसमें इस टेस्ट को करने के लिए अमीटर वोल्टमीटर की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका यह सवाल काफी बार पूछा गया कि ओपन सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को खुला रखा जाता है, ओपन रखा जाता है। तो याद रखना यह सवाल जब भी तुम्हारे सामने आ जाए तो हमेशा याद रखना ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या रखा जाएगा, ओपन सर्किट रखा जाएगा। क्या आपके दिमाग में आगे की बात बिल्कुल आसान रखना है, याद रखना। यह डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, यह देखो हाई वोल्टेज साइड को क्या रखा आप लोगों ने, ओपन सर्किट रखा। क्यों, क्योंकि आपको कौन सी हानियां निकालनी है, नो लोड हानियां। नो लोड हानियां किसमें होगी, कोर में होगी। इसी कारण से आपको लोड को हटा देना है और लोड कहां से हटा देना है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आपको ओपन सर्किट रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे मित्रों, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ गया ओपन सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को खुला परिपथ में रखा जाएगा, किस वाइंडिंग को रखा जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाएगा, यानी कि खुला परिपथ में रखा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट किस हानियों का मान निकालता है, याद रखना लोह हानियों का मान निकालता है। तो आगे बढ़ेंगे, हम इनके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और आगे एक और टेस्ट हमारे सामने आ रहा है उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और इसके बारे में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने आ रहा है अगला शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसका सवाल एक ही बनेगा एग्जाम में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसानी से डिस्कशन करेंगे प्यारे मित्रों और बिल्कुल इजीली डिस्कशन करेंगे। देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग कॉपर हानियां, लोड हानियां, ताम्र हानियों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है और इसमें जो हमारी लोड हानियां होती है, देखो लोड हानियों का मान ज्ञात करते हैं, लोड पर परिवर्तन इसका होता रहता है। तो याद रखना इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट रखा जाता है।
किससे रखा जाएगा? लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या रखेंगे आप लोग? शॉर्ट रखोगे। तो देखो याद रखना है, इसको कैसे याद करोगे, कितना आसान चीज है आपके सामने। देखो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या रखोगे टेस्ट में? ओपन रखोगे। और एलवी यानी कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसे क्या रखोगे आप लोग? शॉर्ट रखोगे। तो ये चीज आपके दिमाग में रखनी है, दोनों से बार बार प्रश्न बनने की संभावना है। अगर ट्रांसफार्मर के टेस्ट से सवाल पूछा गया तो ये पूछ सकता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग किन हानियों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कॉपर हानियां या ताम्र हानियां या लोड हानियां। ये तीनों का तीनों एक ही वर्ड है। आगे डिस्कशन करें, आगे बढ़ा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट का, सॉरी ओपन सर्किट नहीं शॉर्ट सर्किट। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा किस वाइंडिंग को शॉर्ट रखा जाएगा? याद रखना किस वाइंडिंग को शॉर्ट रखेंगे प्यारे मित्रों? एलवी को शॉर्ट रखेंगे। अगर ओपन सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को ओपन रखेंगे? याद रखना ओपन किसको रखते हैं? एचवी को रखते हैं। ओपन किसको रखते हैं? एचवी को। शॉर्ट किसको रखते हैं? एलवी को। तो याद रखना ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ा। बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े, हमने कहा सर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? कितना आसान डायग्राम है, देखो, है ना? देखा होगा आप लोगों ने, विद्युत जनरेटिंग सब स्टेशन पर गए होंगे या विद्युत सब स्टेशन पर गए होंगे, तो वहां पर देखा होगा आप लोगों ने इस प्रकार के ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं। इन ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? पहले बात तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए, इन ट्रांसफार्मर को बोलते हैं प्यारे मित्रों, इन ट्रांसफार्मर को बोला जाता है पावर ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है इनको? पावर ट्रांसफार्मर, यानी कि शक्ति परिणामित्र। क्या कहते हैं इनको? शक्ति परिणामित्र। तो प्यारे मित्रों आपको एक छोटी सी बात यह करनी है कि शक्ति परिणामित्र जो होता है इसका सवाल कैसे बन सकता है। देखो शक्ति परिणामित्र में से सवाल बनता है कि इसकी कोर किसकी बनी होती है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कोर आ जाए तो याद रखना सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की आ जाए तब भी सिलिकॉन स्टील लगाना है। लेकिन उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर की कोर आ जाए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर आ जाए, तो याद रखना जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आपको लगाना है फेराइट। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर आ जाए या नॉर्मल ट्रांसफार्मर आ जाए या थ्री फेज ट्रांसफार्मर आ जाए तो आपको सिलिकॉन स्टील का नाम लगाना है। यहां पर ट्रांसफार्मर की कोर उसकी बनी होती है। आप आगे बढ़े। सर पावर